हाय हेलो एवरीवन। सो नुवामा वेल्थ का कॉन कॉल डिस्कशन करेंगे आज हम। ये कंपनी लगातार हर एक क्वार्टर में काफी सॉलिड नंबर्स रिपोर्ट कर रही है। Q1 में भी काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे थे एंड जो 2-3 क्वार्टर पहले हमने इसके स्टॉक में एक री रेटिंग अपॉर्चुनिटी डिस्कस करी थी वो काफी अच्छे से प्ले आउट हो रही है। मार्केट ने अच्छा खासा रिवॉर्ड भी करा है इसके स्टॉक को। ऑलमोस्ट 3,500 के लेवल से 6,000 6,500 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बट यस, हमको ये देखना है कि अभी इसका परफॉर्मेंस कैसा है एंड यहाँ से आगे का कैसा आउटलुक लग रहा है। तो उसी में हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट का क्या स्ट्रेटेजी है एंड क्या कमेंट्री है इनका आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट का कहना है कि जो दो बड़े इवेंट्स थे इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, एक तो ऑब्वियसली आपका इलेक्शन का था एंड उसके बाद जो बजट को लेकर के थोड़ा बहुत कंसर्न था, तो ये दोनों बड़े इवेंट अब हो चुके हैं एंड यहां से अब फोकस है इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ के ऊपर, प्लस मैक्रो लेवल पे जो कुछ चीजें चल रही हैं, जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है एंड यूएस इलेक्शन एक बड़ा इवेंट है। सो इन सारी चीजों के ऊपर फोकस है। ओवरऑल मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है इंडिया की ग्रोथ को लेकर के, बिकॉज बिजनेसेस काफी अच्छा कर रहे हैं, इकोनॉमी काफी अच्छा कर रही है एंड ये सारे चीजें जो है वो ग्रोथ को ओवरऑल ड्राइव कर रहे हैं। देन परफॉर्मेंस वाइज कंपनी का कहना है कि जो की मैट्रिक्स हैं हमारे वो काफी अच्छा कर रहे हैं। हमारी सेल्स की कैपेसिटी काफी अच्छी रही है, आरएम का एडिशन काफी अच्छा रहा है। प्लस अगर आप सेल्स की ग्रोथ भी देखोगे कंपनी की तो 60% रही है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर एंड उसके ऊपर से जो प्रॉफिट है वो कंपनी का 133% से ग्रो हुआ है। मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज काफी अच्छे से प्ले आउट हो रहा है इस कंपनी के लिए। देन इस क्वार्टर में कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। ऑलमोस्ट 50% जो इनका नेट प्रॉफिट था पिछले पूरे साल का FY24 का, वो इन्होंने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड किया है एज ए डिविडेंड। देन साथ में कंपनी का कहना है कि इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें इवॉल्व हो रही है। काफी सारी चीजें जो इस सेक्टर की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही है। लोगों का वेल्थ बढ़ रहा है, प्लस नई नई ज्योग्राफीज इमर्ज हो रही हैं। जैसे हमने आदित्य विजन और एंजल वन के एनालिसिस में भी डिस्कस किया था कि जो मेन ग्रोथ है इंडिया की वो अब रिस्ट्रिक्टेड नहीं है मेट्रो सिटी या Tier 1 सिटी तक। Tier 1 Tier 2 सिटी के नीचे की जो सिटीज है, Tier 3 Tier 4 सिटीज, वहां से भी काफी सॉलिड ग्रोथ आ रही है। तो वही चीज कंपनी कह रही है एंड HNI हो या अल्ट्रा HNI हो, ये Tier 1 सिटी के बाहर भी इमर्ज हो रहे हैं आज के टाइम पे। प्लस उसके ऊपर से टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को। सो ये सारी चीजें हैं जिसके साथ में जब भी इतना अच्छा ग्रोथ मोमेंटम होता है, प्लस उसके ऊपर से अगर रेगुलेटरी का थोड़ा बहुत एक्शन होता है, तो वहां पे हम क्या चीज देखते हैं, अनऑर्गेनाइज प्लेयर लगातार मार्केट शेयर लूज करता है, या जो वीक प्लेयर है वो मार्केट शेयर लूज करते हैं एंड जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, मार्केट लीडर्स हैं, वो लगातार मार्केट गेन करते चले जाते हैं। सेम चीज हम ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर देख रहे हैं, सेम चीज आप फैशन रिटेल इंडस्ट्री के अंदर देख सकते हो, बैंकिंग में भी ये चीज प्ले आउट हो रही है एंड वही सेम चीज हम देख रहे हैं कि वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में भी आगे आगे काफी आने वाले टाइम तक प्ले आउट होती रहेगी। देन इसके बाद कंपनी का कहना है कि आज का ऐसा टाइम है कि रेगुलेटरी एक्शन के हिसाब से आपको अपने बिजनेसेस को काफी केयरफुली बिल्ड करने की जरूरत है। मतलब आप एक या दो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि कल को अगर कोई भी रेगुलेटरी ऐसा एक्शन हुआ और उसी प्रोडक्ट के ऊपर बैन लग गया या उसको रिस्ट्रिक्शन लग गया, तो आपका तो पूरा बिजनेस मॉडल ही डिसरप्ट हो जाएगा। सो इसीलिए जरूरी है कि आप मल्टी चैनल अप्रोच रखें, मल्टी प्रोडक्ट अप्रोच रखें। तो कंपनी का कहना है कि हमने अपने मॉडल को उसी के अकॉर्डिंग ओवरऑल बिल्ड किया हुआ है। देन बिजनेस की बात करें तो जो इनका नुवामा वेल्थ वाला जो सेगमेंट है, जहां पे कंपनी मेनली मासेस को टारगेट करती है, मास अफ्लुएंट्स को टारगेट करती है, तो इस वाले सेगमेंट के अंदर कंपनी ने पिछले एक साल में 350 RM रिलेशनशिप मैनेजर्स ऐड करे हैं। Q1 की अगर हम बात करें तो 60 से ज्यादा RM ऐड किए हैं कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। देन MPIS जो इनका प्रोडक्ट है, जहां पे कंपनी मैनेज करती है, खुद से मैनेज करती है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो इसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ रही है। एसेट फ्लो ऑलमोस्ट 1400 करोड़ के आसपास रहा है। ओवरऑल फ्लो जो है वो 4700 करोड़ के आसपास रहा है एंड कंपनी कह रही है कि ये ट्रेंड हमारा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहेगा ओवरऑल। देन नुवामा वेल्थ में जो MPIS का रेवेन्यू है उसमें YOY बेसिस पे 2% का डिक्लाइन देखने को मिला है और क्वार्टर अगर आप देखोगे तो 13% का डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके पीछे का मेन रीजन मैनेजमेंट ये बोल रही है, जो YOY डिक्लाइन देखा है आपने, क्यों लास्ट ईयर जो AIF का जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन में जो चेंज किया था सेबी ने, उसकी वजह से ये 2% का डिक्लाइन देखने को मिला है। और जो क्वार्टर हम 13% का डिक्लाइन देख रहे हैं, इसका मेन रीजन है इंश्योरेंस बिजनेस। सो फोर्थ क्वार्टर में एक्चुअली आप किसी भी बिजनेस में देखोगे, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में इंश्योरेंस सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट होता है। इवन अगर आप अपने सर्कल में या अपने रिलेटिव में भी देखोगे, जो LIC एजेंट होंगे
वो फोर्थ क्वार्टर में, मतलब जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब सबसे ज्यादा वो प्रमोट करते हैं, पिच करते हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट को। बिकॉज बहुत सारे लोग स्पेसिफिकली HNI, अल्ट्रा HNI जो क्लाइंट्स होते हैं वो ईयर एंड के टाइम पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं टैक्स सेव पर्पज से। तो ये बहुत ज्यादा सेल होता है, इसीलिए कंपनी कह रही है कि फोर्थ क्वार्टर में, क्योंकि इंश्योरेंस का बहुत ज्यादा बिजनेस आता है, तो फोर्थ क्वार्टर को आप डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते फर्स्ट क्वार्टर से। सो इसलिए वो 13% का आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। देन कॉस्ट टू इनकम की अगर हम बात करें तो नोवामा का कॉस्ट टू इनकम Q1 में 66% है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 68% था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। लेकिन अगर आप इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे, पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे, तो उसमें 2% बढ़ गया है। पिछले साल अराउंड 64% था, अब ये 66% है। लेकिन यहाँ पे हमको ये भी देखना पड़ेगा कि पिछले एक साल में कंपनी ने 350 रिलेशनशिप मैनेजर्स ऐड किए हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो उनको ऐड तो आपने कर लिया, वो अपफ्रंट कॉस्ट आ गई आपके बिजनेस में, लेकिन उन रिलेशनशिप मैनेजर्स को आगे प्रोडक्टिविटी लाने में टाइम लगेगा, बिजनेस लाने में मार्केट से थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए ये कॉस्ट टू इनकम इनका थोड़ा सा एलिवेटेड दिख रहा है। देन टेक्नोलॉजी पे लगातार इन्वेस्ट कर रही है नोवामा, जैसे हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था कि एक इन्होंने एडवाइजरी टूल निकाला है। इस एडवाइजरी टूल से क्या होगा कि इनकी जो रिलेशनशिप मैनेजर हैं वो किसी भी क्लाइंट से जब मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी क्लाइंट का पोर्टफोलियो देख रहे हैं, तो उस क्लाइंट का पूरा पोर्टफोलियो, चाहे वो किसी और कंपनी के पास में भी है, वो सब इनको उस टूल के ऊपर दिख जाएगा। एंड वहां पे वो बेटर एडवाइस कर सकते हैं उस क्लाइंट को कि उनका एसेट एलोकेशन कितना होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कहां पे कितना रिटर्न मिल सकता है उनको। तो एक अच्छा गाइडेंस कर सकते हैं क्लाइंट को, प्लस इंक्रीमेंटल बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है। तो टेक्नोलॉजी पे लगातार इन्वेस्ट कर रही है कंपनी। देन अल्ट्रा HNI सेगमेंट जो है इनका प्राइवेट, नोवामा प्राइवेट वाला सेगमेंट, उसमें भी ग्रोथ काफी अच्छी रही है, डिमांड काफी अच्छी रही है। एंड अगेन मैनेजमेंट वही चीज बोल रहा है कि सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि जो ग्रोथ है, जो डिमांड है, वो प्ले आउट हो रही है Tier 2 Tier 3 सिटी से। मतलब वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है Tier 1 सिटी तक, Tier 2 Tier 3 सिटी से भी काफी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। बिकॉज वहां पे जो बिजनेसेस हैं उनकी प्रॉफिट काफी अच्छे आ रहे हैं, एंड उससे जो वहां के लोग हैं उन लोगों के हाथों में पैसा आ रहा है। सो ऑब्वियसली स्पेंडिंग बढ़ रहा है, वहां पे डिमांड क्रिएट हो रही है। प्लस एक और काफी अच्छा डेटा शेयर किया इन्होंने। सो कंपनी कह रही है कि एक जो डेटा आया अभी रिसेंटली, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जितने भी नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उसमें से 50% से भी ज्यादा स्टार्टअप जो हैं वो Tier 2 और Tier 3 सिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ एवेन्यू बन जाता है। इसीलिए जब हम बात करते हैं कि एंजल वन जैसा बिजनेस जो Tier 3 मार्केट से अपना ऑलमोस्ट 80-90% क्लाइंट एक्वायर कर रहा है, या आदित्य विजन जैसा बिजनेस जो बिहार जैसे स्टेट में, यूपी जैसे स्टेट में ऑलमोस्ट 50-40% पे ग्रो कर रहा है, तो उसका रीजन मेन यही है कि वहां पे ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है, लोगों के वेल्थ क्रिएशन काफी अच्छी हो रही है। सो उसी का एक रिफ्लेक्शन हम नोवामा के नंबर्स में भी देख रहे हैं। देन कंपनी का कहना है कि अगेन वही, इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइज वेल्थ मैनेजमेंट जो कंपनीज है उनका डिमांड लगातार बढ़ता जाएगा, और जो लोकल प्लेयर्स है, वीक प्लेयर्स हैं, वो लगातार गेम से आउट होते जाएंगे। देन कंपनी का कहना है कि एक थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बिंग पॉइंट भी आया है। तो डिस्टर्बिंग पॉइंट क्या आया है? सो कंपनी का कहना है कि किसी भी सेक्टर में आप बेसिकली इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी सेक्टर हो, जब आप देखते हो कि उसमें ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है, आगे का फ्यूचर का आउटलुक काफी अच्छा लग रहा है उस इंडस्ट्री का, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आ जाता है कुछ टाइम के बाद, वो होता है कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी। सडनली कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। कोविड का टाइम आप याद कर सकते हो, जो कोविड में IT कंपनीज इतनी अच्छी कर रही थी, तो वहां पे क्या हुआ कि काफी सारी कंपनीज की तरफ से हायरिंग का केस बढ़ गया, मतलब कंपटीशन बहुत बढ़ गया। आज के टाइम पे आप ये सेम सिनेरियो जो है वो ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर देख सकते हो कि कंपटीशन इंटेंसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। बिकॉज एग्जिस्टिंग प्लेयर तो होते ही हैं, प्लस उसके साथ में नए प्लेयर्स भी एंटर करने लग जाते हैं। सो वही नोवामा वेल्थ कह रहा है कि हम एक चीज जो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कई ऐसे ट्रेडिशनल प्लेयर जिनका पहले तो बिजनेस मॉडल कुछ और था, लेकिन आज के टाइम पे वो भी वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर रहे हैं। उससे चैलेंज क्या हो रहा है कि आपकी सप्लाई थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जा रही है। सप्लाई का मतलब है आपका मैन पावर, बिकॉज इनके बिजनेस में सबसे बड़ा एसेट क्या है? इनका एम्प्लॉय, इनका रिलेशनशिप मैनेजर। तो बिकॉज वही आपका फेस होता है आपके कंपनी का, वही आपके क्लाइंट को मैनेज करते हैं, तो उस हायरिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। सो कंपनी बोल रही है कि वहां पे क्या चीज देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो है वो काफी बड़ा अमाउंट पे करके रिलेशनशिप मैनेजर्स को हायर कर रहे हैं। तो यहाँ पे नोवामा की मैनेजमेंट ने एक एडवाइस शेयर करा है रिलेशनशिप मैनेजर से। इनका कहना है कि जितने भी रिलेशनशिप मैनेजर हैं उनको हमारा एडवाइस ये रहेगा कि आप हायर बिडर के ऊपर मत जाइए। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपको हायर सैलरी ऑफर कर रहा है आप ब्लाइंडली उस कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज अभी सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है, डिमांड काफी अच्छा है,
लेकिन डेफिनेटली हर एक सेक्टर का डाउन टर्न आता है, साइकिल जो है वो नीचे की तरफ आता है। तो जब डाउन टर्न आएगा इस सेक्टर का, वहां पे जो ऐसी कंपनी जिनको पास का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनका मॉडल इतना स्ट्रांग नहीं है, प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना एक्सपीरियंस नहीं है इन क्लाइंट से डील करने में, तो जब डाउन टर्न आएगा सेक्टर का तो वहां पे मैसिव ले ऑफ देखने को मिलेगा, जो हमने आईटी सेक्टर में भी देखा था पिछले 1-2 साल के अंदर। सो वही सेम चीज इस सेक्टर में भी प्ले आउट हो सकती है जब भी साइकिल थोड़ा सा खराब करना स्टार्ट करेगा। तो वो इनका एडवाइस है रिलेशनशिप मैनेजर्स को। देन कंपनी का कहना है कि ये हमने अगेन जो हमने अभी डिस्कस किया कि बार बार हर एक सेक्टर के साथ देखा है, एंड बिजनेस इसी तरीके से काम करता है। बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि इंडस्ट्री में डिमांड नहीं है, ग्रोथ नहीं है, तो सबसे बड़ा पेन तो वो होता है एक बिजनेसमैन के लिए। लेकिन हमारे इंडस्ट्री में आज ग्रोथ बहुत अच्छी है, डिमांड बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ में चैलेंज क्या आ गया कि हायरिंग के टाइम पे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, उनके पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं कंपनीज को ज्वाइन करने के लिए। सो इसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैसे इसको मिटिगेट कर सकते हैं। देन इसके साथ में इन्होंने 200 फैमिलीज ऐड करी है इस क्वार्टर के अंदर। तो आज के टाइम पे टोटल क्लाइंट फैमिलीज जो है वो निवामा की वो 3900 के आसपास हो गई है। एंड ओवरऑल एक्विजिशन कहना है कंपनी का कि काफी अच्छा रहा है। प्लस इसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहा है, इनके कैपिटल मार्केट वाले बिजनेस का। तो 2-3 क्वार्टर पहले हमने डिस्कस किया था कि नुवामा की जो मैनेजमेंट है, उनका कहना है कि जो ये हमारा कैपिटल मार्केट का बिजनेस है, इसको हमने मेन ग्रोथ के लिए वहां पे ऐड नहीं किया हुआ है। कैपिटल मार्केट का बिजनेस को रखने का हमारा मेन पर्पस है कि ये एक अच्छी सिनर्जी प्रोवाइड करे हमारे वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस को। तो इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे, इनका जो नुवामा प्राइवेट वाला जो बिजनेस है, अल्ट्रा HNI वाला, उसमें 40% क्लाइंट जो हैं वो इनके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले बिजनेस से आए हैं। एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले बिजनेस का जो टोटल डील वैल्यू है, उसका 80% जो बिजनेस है वो इनके नुवामा प्राइवेट से आया है। सो इससे हमको समझ आता है कि कंपनी के लिए जो क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, जो कंपनी एक्सप्लोर कर रही थी, वो काफी अच्छे से प्ले आउट हो रही है इन दोनों के बिजनेसेस के बीच में। एंड यही मैनेजमेंट का मेन पर्पस है इनके कैपिटल मार्केट वाले बिजनेस को लेकर के। फिर जैसे हमने इनके रिजल्ट में डिस्कस किया था कि दुबई में इनको लाइसेंस वगैरह मिल गया, अप्रूवल मिल गया, तो वहां पे इन्होंने अपना पहला सेटअप वहां पे कर दिया हुआ है। देन एसेट मैनेजमेंट वाले बिजनेस की अगर हम बात करें तो आज के टाइम पे टोटल 7700 करोड़ का AUM है नुवामा वेल्थ का। और कंपनी बोल रही है कि इस साल में हमारा टारगेट है कि 3500 करोड़ से 4000 करोड़ का फ्रेश AUM हम और बिल्ड करें हमारे AMC वाले बिजनेस के अंदर। इसमें इन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स भी ऐड किए हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट फंड ऐड किया है, प्राइवेट इक्विटी में एक फंड ऐड किया है, प्लस एब्सोल्यूट रिटर्न फंड भी एक इन्होंने ऐड किया है। अब ये जो एब्सोल्यूट रिटर्न फंड है, ये बेसिकली इन्होंने एक गैप को फिल करने के लिए ऐड किया है। आपने बजट में देखा होगा, गवर्नमेंट ने जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था आपको टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बेनिफिट अब हटा दिया है। तो उस गैप को फिल करने के लिए इन्होंने ये एब्सोल्यूट रिटर्न फंड लॉन्च किया है। और कंपनी का कहना है कि हम काफी बुलिश हैं इस प्रोडक्ट को लेकर के, और इसका इनिशियल ट्रैक्शन भी हमको काफी अच्छा देखने को मिला है। देन कैपिटल मार्केट का बिजनेस जैसे हमने डिस्कस किया था, बहुत अच्छा कर रहा है कंपनी का। प्रॉफिट इसमें लगातार हर एक क्वार्टर में डबल होता जा रहा है, ग्रोथ काफी अच्छी है, डील्स की एक्टिविटी भी काफी अच्छी है। देन कंपनी का कहना है जो नया रेगुलेशन आया है सेबी की तरफ से, जो हमने एंजल 1 के रिजल्ट में भी डिस्कस किया था, ट्रू टू लेबल वाला, तो उस रेगुलेशन को लेकर के नुवामा का कहना है कि हमारा तो मेन बिजनेस है ही नहीं है, तो हमारे बिजनेस को ओवरऑल जो इंपैक्ट पड़ेगा वो हार्डली 0.2-0.3% के आसपास पड़ेगा। मतलब आधा % भी इंपैक्ट इस रेगुलेशन की वजह से नहीं पड़ने वाला हमारे बिजनेस को। देन इसके साथ में कंपनी का कहना है कि जिस पेस से हम लगातार ग्रोथ करते जा रहे हैं, तो उसको लेकर के तो मतलब ये वाला इंपैक्ट भी बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा हमारे टोटल रेवेन्यू को लेकर के। फिर कंपनी का कहना है कि पूरे इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे, स्पेसिफिकली वो इंडस्ट्री जहां पे पैसा मैनेज किया जाता है लोगों का, जैसे बैंक है, NBFC है, म्यूचुअल फंड है, आपका वेल्थ मैनेजमेंट है, ब्रोकिंग है, तो इन सारी इंडस्ट्री पे जो रेगुलेटर होता है वो काफी स्ट्रिक्ट व्यू रखता है। टाइम टू टाइम वो देखता है कि कहां पे कंप्लायंस मिस आउट हो रहा है, कहां पे क्या चीजें ऐड की जाती है, कहां पे लूप होल है, उसको और स्ट्रिक्ट किया जाता है। सो हमारा जो बिजनेस है वो भी उसी कैटेगरी में आता है। एंड उसका एक इंपैक्ट हमको लास्ट ईयर देखना पड़ा जब सेबी ने AIF का जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है उसका रूल चेंज कर दिया। प्लस अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इंश्योरेंस में जो सरेंडर वैल्यू होती है उसको लेकर भी सेबी ने थोड़ा सा उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन का रूल चेंज किया है, जिसकी वजह से होगा क्या
कि कंपनी का जो अपफ्रंट कमीशन जो इनको मिलता था एक इंश्योरेंस बेचने के ऊपर, उस पर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा। ये 1 अक्टूबर से अप्लाई होगा। तो कंपनी कह रही है कि इसीलिए हमारा अगर आप परफॉर्मेंस क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करोगे तो वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा। बेटर व्यू आपको तभी मिलेगा अगर आप वाई बेसिस पे कंपेयर करोगे। डिविडेंड पॉलिसी पे कंपनी का कहना है कि हमारा 40 to 60% जो हमारा प्रॉफिट है इस पूरे साल का, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान कर रहे हैं हमारे शेयर होल्डर्स को। तो ये इनका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है। देन नुवामा प्राइवेट की अगेन बात करें अगर हम, तो इसमें आपको ग्रोथ थोड़ा सा वीक देखने को मिलेगा। इस क्वार्टर में 11% की ग्रोथ है, लेकिन इसका मेन रीजन वही है जो एआईएफ का रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो चेंज किया है सेबी ने, वो मेन रीजन है। अगर उसको एडजस्ट कर दिया जाए तो इस वाले बिजनेस के अंदर इनका 30 से 33% का ग्रोथ आता Q1 के अंदर। तो मतलब इससे हमको समझ आता है कि नंबर हमको मे बी कम दिख रहा है, बट एक्चुअल जो रियल ग्रोथ आई है कंपनी की वो काफी सॉलिड आई है इनके नोवामा प्राइवेट वाले बिजनेस के अंदर। कॉस्ट टू इनकम पे कंपनी का कहना है कि अभी थोड़ा सा ये बढ़ गया है, बट हमारा टारगेट है कि अगले 2 से 3 साल के अंदर हमको इसको 60% के आसपास लेकर के आना है। देन एक्वी हायर करके एक टर्म होता है। तो एक्वी हायर का मतलब ये होता है, बेसिकली ये एक्विजिशन और हायरिंग इन दोनों वर्ड से बना है। सो इसको एक्वी हायर कब किया जाता है, जब एक किसी भी सेक्टर में, जैसा अभी वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में चल रहा है कि हायरिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज काफी सारी कंपनीज आ गए हैं, नए प्लेयर्स आ गए हैं। तो इस सिचुएशन में एक्वी हायर किया जाता है। मतलब आप एक कंपनी को एक्वायर करते हो, लेकिन उस एक्विजिशन के पीछे जो मेन पर्पस होता है वो होता है आप उस सामने वाली कंपनी के एम्प्लॉय को अपने टीम में ऐड करना चाहते हो। मतलब एम्प्लॉयज को ऐड करना मेन प्रायोरिटी होता है, जो उसका प्रोडक्ट है सर्विस है वो मेन प्रायोरिटी नहीं होता है, तो उसको एक्वी हायर बोला जाता है। तो नुवामा कह रहा है कि हम एक्वी हायर के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं आज के टाइम पे। उसका रीजन ये है कि अगर हम एक्वी हायर करेंगे तो उसमें 30 to 40% जो हमको एम्प्लॉय लेना पड़ेगा वो ऐसे एम्प्लॉय लेना पड़ेगा जो मे बी हमारे कल्चर में अच्छे से सर्विस ना कर पाए एंड उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, उनकी एलिजिबिलिटी अच्छी ना हो, बट स्टिल हमको उनको अपने सिस्टम में ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए हम एक्वी हायर नहीं कर रहे हैं। एंड अगर आप लॉजिकली भी सोचो तो ये काफी अच्छा डिसीजन है, बिकॉज आज के टाइम पे नुवामा का सबसे बड़ा प्रायोरिटी है कि हमको कॉस्ट टू इनकम लगातार कम करना है। तो अगर ऐसे में आप इनएफिशिएंट एम्प्लॉय को ऐड कर लोगे या फिर अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉयज को ऐड कर लोगे तो आपका कॉस्ट अननेसेसरी बढ़ेगा, आपके ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ेगा और आगे चल के आपका बिजनेस मोमेंटम भी जो है वो लूज कर सकता है। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा स्लो ग्रो करो, लेकिन अननेसेसरी आप ऐसे एम्प्लॉयज हायर ना करो जो आपके बिजनेस मोमेंटम को इंपैक्ट करें। तो इसलिए कंपनी क्या कह रही है कि हम इंडिविजुअल आरएम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो मेन प्रायोरिटी हमारा वही है। बट यस, अगर इसके साथ में हमको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी लगेगी कि जहां पे सामने एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी अच्छी है, प्लस उनके जो एम्प्लॉयज है वो वेल ट्रेन्ड एम्प्लॉयज हैं, तो डेफिनेटली हम उस अपॉर्चुनिटी को भी एक्सप्लोर करेंगे। देन एट्रिशन पे कंपनी का कहना है कि हमारे बिजनेस में इतना ज्यादा एट्रिशन नहीं हो रहा है, स्पेसिफिकली सीनियर लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। प्लस इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज क्या है कि जितने भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो हर एक सेगमेंट के अंदर एंटर करते जा रहे हैं। मतलब रिटेल में भी, आपका एचएनआई में भी, अल्ट्रा एचएनआई में भी, तो काफी एग्रेसिवली कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बिल्डअप होता जा रहा है। जैसे आप एंजल वन को भी देख सकते हो जो कि ट्रेडिशनली एक ब्रोकिंग इंडस्ट्री प्लेयर था, बट अब वो वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी एंटर कर रहा है। तो बिकॉज ग्रोथ काफी अच्छा है, ऑप्टिमिस्टिक है, आउटलुक काफी अच्छा लग रहा है इस इंडस्ट्री का अगले 1 से 2 डिकेड के लिए, अंडर पेनिट्रेशन इतना ज्यादा है। तो उसको लेकर के कंपनी का कहना है कि जब इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है तो टैलेंट पूल भी एक्सपैंड होगा। टैलेंट पूल एक्सपैंड होने का मतलब क्या है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जितने भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स से ही एम्प्लॉय को हायर करेंगे। मतलब नुवामा 361 से हायर करेगा, 361 आनंद राठी से हायर करेगा, सिर्फ ऐसा ही पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एग्जिस्टिंग प्लेयर बहुत लिमिटेड है, कंपनीज ही बहुत लिमिटेड है। तो टैलेंट पूल एक्सपैंड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनीज को बैंक से भी हायर करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड कंपनी से भी हायर करना पड़ेगा, ब्रोकिंग इंडस्ट्री से भी हायर करना पड़ेगा एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री से भी हायर करना पड़ेगा, बिकॉज ये सारे फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ही आते हैं। एंड कहीं ना कहीं एक बेसिक आपका वही सेल्स वाला फ्लेवर आ ही जाता है इनके अंदर। सो अब हायरिंग आपको वहां से करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद डिपेंड करेगा कि कौन सी कंपनी कितना अच्छा ट्रेनिंग दे सकती है अपने एम्प्लॉय को एंड कितना अच्छा उनका वर्क कल्चर रहता है। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनका आगे का ग्रोथ वगैरह का जो नंबर है वो कैसा रहेगा। सो ये पॉइंट है। देन कंपनी का कहना है कि टैलेंट पूल भाई एक्सपैंड होगा, आपको बैंक वगैरह से भी हायर करना ही पड़ेगा। एसेट मूवमेंट को लेकर के कहना है जो एक सबसे बड़ा रिस्क होता है इस इंडस्ट्री के अंदर, प्लस ब्रोकिंग इंडस्ट्री के अंदर भी, ट्रेडिशनल ब्रोकिंग की अगर हम बात करें
सो इसमें क्या होता है, जो आपका रिलेशनशिप मैनेजर है वो एक क्लाइंट को बहुत लंबे टाइम तक सर्विस देता है। तो अगर कल को चल के वो रिलेशनशिप मैनेजर स्विच करता है दूसरी कंपनी में, तो सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि वो अपने साथ उस क्लाइंट को भी लेकर के जाएगा। लेकिन नुवामा की मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि ये चीजें होती हैं, लेकिन ये चीजें रिटेल और मासेस कैटेगरी के क्लाइंट्स के साथ में ज्यादा होती है। हमारा जो एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट है, उसका बहुत कम चांस होता है कि उसका पूरा एसेट जो है वो शिफ्ट हो जाए दूसरी कंपनी में। उसका रीजन ये है कि अल्ट्रा एचएनआई और एचएनआई के जो पोर्टफोलियो होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, प्लस उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है। तो कोई भी एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट ये प्रेफर नहीं करेगा, बिकॉज जो आरएम है, जो रिलेशनशिप मैनेजर है, वो अपने पूरे करियर में कम से कम 4 से 5 कंपनी तो मिनिमम चेंज करेगा। तो जो क्लाइंट है, जो एचएनआई क्लाइंट है, वो अननेसेसरी बार बार अपना पूरा पोर्टफोलियो शिफ्ट नहीं करता रहेगा उसके पीछे। हाँ, क्या होता है कि 60 to 70% जो उसका पोर्टफोलियो का हिस्सा है वो एग्जिस्टिंग कंपनी में रहता है, बाकी का 20-30%, 10% मूव करता रहता है दूसरी कंपनी में, जैसे जैसे उसका आरएम चेंज करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी कह रही है कि इसका बहुत बड़ा रिस्क हमको नहीं लगता है। प्लस नुवामा एक और चीज करता है इसको थोड़ा सा कम करने के लिए, जैसे इनकी जितनी भी क्लाइंट्स हैं उनको सिर्फ एक पर्टिकुलर आरएम मैनेज नहीं करता, उसके बीच में एक दो और इनके सीनियर लेवल के एम्प्लॉय होते हैं, जिससे कल को अगर वो आरएम स्विच करता भी है तो भी इस केस को रोका जा सके कि क्लाइंट जो है वो अपना पूरा पोर्टफोलियो लेके उस आरएम के साथ में स्विच ना कर ले दूसरी कंपनी में। तो ये भी स्ट्रेटेजी फॉलो करती है कंपनी। देन कंपनी का कहना है कि कॉस्ट टू इनकम जो आज हमारा अभी थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है, ये इस वजह से नहीं है कि कंपटीशन इंटेंसिटी बहुत बढ़ गया है, ये बेसिकली इस वजह से जो एआईएफ का रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो चेंज हुआ है लास्ट ईयर, तो उसमें क्या हुआ कि जो हमने सेल्स किया उसका कॉस्ट तो हमको अपफ्रंट लेना पड़ा, बट उसका जो रेवेन्यू हमको रिकॉग्नाइज करना है वो कम हो गया। पहले क्या होता था, ये एक एआईएफ सेल करते थे तो उस एआईएफ का 60% रेवेन्यू कंपनी पहले साल में रिकॉग्नाइज कर लेती थी अपने बुक्स के अंदर, लेकिन सेबी ने जो रेगुलेशन चेंज किया है उसके बाद से 25 से 30% रेवेन्यू ही कंपनी पहले साल में रिकॉग्नाइज कर सकती है, बाकी का इनको आने वाले सालों के अंदर करना पड़ता है। तो उसकी वजह से कॉस्ट टू इनकम का थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल पे लग रहा है। देन कैपिटल मार्केट वाले बिजनेस की अगर हम कॉस्ट टू इनकम की बात करें तो सिर्फ 42% का कॉस्ट टू इनकम है इनका कैपिटल मार्केट में, प्लस उसमें भी जो एसेट सर्विसेज वाला बिजनेस है, जो कस्टोडियन वाला बिजनेस है नुवामा का, उसमें तो सिर्फ 30 से 35% का कॉस्ट टू इनकम है। देन अभी जो सेबी का अनाउंसमेंट का वेट हो रहा है, जो F&O वाला अनाउंसमेंट उनका आने वाला है, तो उसको लेकर के नुवामा का कहना है कि अगेन हमारा इस पे कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं, बिकॉज F&O पे जो सेबी रेगुलेशन लाने वाला है या अनाउंसमेंट करने वाला है, उसका पर्पस है मेन की रिटेल का पार्टिसिपेशन उसको रोकना है F&O के अंदर। तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट किसको होगा? उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है वो रिटेल ब्रोकर को होगा। तो हमारा तो ब्रोकिंग डिवीजन पूरे वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन में बहुत ही कम है, प्लस उसके अंदर जो डेरिवेटिव है, जो F&O है, वो उससे भी ज्यादा कम है, तो हमको कोई इससे बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। देन यील्ड की अगर हम बात करें तो इनका एएमसी बिजनेस में जो यील्ड है वो थोड़ा सा कम हुआ है। उसके पीछे का रीजन ये है कि पिछले कुछ टाइम में कंपनी का फोकस जो था वो डिप्लॉयमेंट पे था। मतलब एएमसी में इनके दो कैटेगरी होते हैं, एक पब्लिक मार्केट, एक प्राइवेट मार्केट। तो प्राइवेट मार्केट में इन्होंने कस्टमर से, क्लाइंट से फंड वगैरह ऑलरेडी उठा लिया था, एंड यहाँ पे एक टाइमलाइन होता है सेबी का कि उस टाइमलाइन के अंदर आपको उस फंड को डिप्लॉय करना है। तो अभी तक कंपनी का फोकस डिप्लॉयमेंट पे था, इसीलिए इनका जो यील्ड है वो थोड़ा सा कम रहा, मतलब यील्ड में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ पिछले कुछ क्वार्टर्स में। अब आगे का गाइडेंस क्या दिया है कंपनी ने? कंपनी का कहना है कि जब हमारा जो एयूएम है अगले 3-4 साल के अंदर 20,000 करोड़ हो जाएगा, तो हमारा जो यील्ड है हमारे एएमसी वाले बिजनेस में वो 70 से 80 बेसिस पॉइंट के बीच में रहेगा, मतलब इस रेंज में रहेगा। तो इन अ वे कंपनी ने गाइडेंस भी दे दिया कि एएमसी बिजनेस का जो एयूएम है वो अगले 3 से 4 साल में 20,000 करोड़ का प्लान कर रहे हैं। आज कितना है? 7700 करोड़। तो 3 साल में अगर 20,000 करोड़ हुआ तो मतलब 2.5 से 3 गुना का ग्रोथ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अगले 3 साल के अंदर अपने एयूएम के अंदर। सो ये इन्होंने गाइडेंस दिया है। देन कंपनी का कहना है कि कैपिटल मार्केट का जो कॉस्ट टू इनकम है वो अगेन सिमिलर लेवल पे ही रहेगा सेकंड हाफ में भी, बिकॉज जो उसका खर्चा था, कॉस्ट था, वो ऑलरेडी हमने अपफ्रंट ले लिया हुआ है। रेट कट के ऊपर कंपनी का बोलना है कि हमारे बिजनेस को इससे कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो रेट कट हो या अगर रेट कट नहीं भी होता है तो मार्केट में सेंटीमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट हमारा बिजनेस को डायरेक्टली उससे लिंक नहीं है। इसके बाद अगर नुवामा वेल्थ के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का कहना है कि इसका जो फोरकास्ट आप कर सकते हो वो इस तरीके से कर सकते हो कि नुवामा वेल्थ में जो एमपीआईएस वाला जो प्रोडक्ट है उसमें 30 से 35% की ग्रोथ रहती है, और वो हमारे नुवामा वेल्थ के टोटल रेवेन्यू में 40 से 50% कंट्रीब्यूट करता है।
तो 30 से 35% ग्रोथ विद 40 टू 50% कंट्रीब्यूशन, तो ओवरऑल 12 से 15% ग्रोथ हमारे नुवामा वेल्थ में इस वाले सेगमेंट से आ जाएगा। फिर नुवामा वेल्थ में जो बाकी के दो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो ब्रोकिंग का प्रोडक्ट है, प्लस उसके साथ में इनका लोन वगैरह का प्रोडक्ट है, जो ये ईसॉप के अगेंस्ट में जो लोन ऑफर करते हैं, तो वहां से लगभग 10-12% का ग्रोथ रहेगा। तो ऑन एन एवरेज कंपनी 20 से 23% का ग्रोथ टारगेट कर रही है नुवामा वेल्थ वाले बिजनेस के अंदर। जो नुवामा प्राइवेट का बिजनेस है उसमें कंपनी कह रही है कि पिछले 2 साल में तो बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ रहा है, बट ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस हम 30% का ग्रोथ देख रहे हैं उसमें, एंड उसके साथ में 10 से 15% जो है वो हमारा ट्रांजैक्शनल एसेट रहेगा। तो ऑन एन एवरेज इसका भी 20% के आसपास का ग्रोथ बन जाता है। मतलब दोनों बिजनेस को अगर आप कंबाइन करो तो 20 से 22-23% के ग्रोथ का टारगेट है इनकी मैनेजमेंट का। देन बोनस के ऊपर अभी कोई थिंकिंग नहीं है कंपनी का, कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है। वैसे भी डिविडेंड ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस कर दिया है, तो अभी उसी पे इनका फोकस है। अब जो कैपिटल मार्केट का बिजनेस है उसका अगर हम मॉडल समझे, तो कैपिटल मार्केट में इस कंपनी के 3 बिजनेस है। पहला बिजनेस है कस्टडी वाला, कस्टोडियन वाला। तो इसके अंदर कंपनी क्या करती है, जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक कस्टोडियन चाहिए होता है अपने एसेट को सेफ रखने के लिए। फिर वो कस्टोडियन जो है वो आगे उन एसेट को सीडीएसएल के पास में रखता है। तो नुवामा वेल्थ वहां पे एक एज एन कस्टोडियन एक्ट करता है, और साथ में वो कॉस्ट फंड अकाउंटिंग का सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं अपने इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को। तो यहां से इनका एसेट सर्विस वाला बिजनेस आता है। दूसरा है इनका इंस्टीट्यूशनल इक्विटी वाला बिजनेस। इंस्टीट्यूशनल इक्विटी में जो भी इनके क्लाइंट हैं वो डेरिवेटिव के अंदर ट्रेड करते हैं। अब डेरिवेटिव में ट्रेड करने के बाद आपको उस पोजीशन को क्लियर करना पड़ता है, मार्जिन वगैरह का कॉम्प्लेक्सिटी होता है। तो उसको क्लियर करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर चाहिए होता है। सो वहां पे नुवामा वेल्थ जो है वो एज ए क्लियरिंग मेंबर एक्ट करता है। तो ये इनका दूसरा इंस्टीट्यूशनल इक्विटी वाला बिजनेस हो गया। तीसरा इनका बिजनेस है कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में तो जैसे हम देखते हैं किसी को आईपीओ लाना है, किसी को फंड रेज करना है, मार्केट में कोई मर्जर हो रहा है, कोई एक्विजिशन हो रहा है, तो वो इनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला बिजनेस करता है। अब मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि एक तरीके से अगर आप देखो तो ये तीनों बिजनेस मार्केट से लिंक है, लेकिन इन तीनों बिजनेस का रेवेन्यू फोरकास्ट करना जो है वो इजी है। वो इसीलिए है बिकॉज एक तो देखो एसेट सर्विस वाला बिजनेस है तो वो तो वैसे ही सस्टेनेबल है। दूसरा जो बाकी के जो 2 बिजनेस है इंस्टीट्यूशन इक्विटी वाला मेनली, उसको लेकर के मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। बिकॉज कंपनी का कहना है कि पिछले कुछ टाइम में लगातार हमें ग्लोबल इन्वेस्टर से, हर एक कंट्री से, हर एक इन्वेस्टर से इंक्वायरी आ रही है इंडिया में इन्वेस्ट करने को लेकर के। बिकॉज इंडिया जो है वो आज के टाइम पे एक जस्ट एक ऑप्शन नहीं है, एक प्राइमरी ऑप्शन बन चुका है ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, ग्रोथ काफी अच्छी है, इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हो रहा है। तो इससे ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स है उनका एक प्राइमरी फोकस बन चुका है इंडियन मार्केट के ऊपर। तो हमारा ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में इसमें जो ग्रोथ है वो अच्छी रहनी चाहिए। एंड अगर हम एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी पकड़े तो कंपनी कह रही है कि अगर कल को चल के मार्केट एक्टिविटी एकदम से कम भी होती है इस वाले बिजनेस के अंदर, तो भी इसका जो इंपैक्ट है हमारे नंबर्स के ऊपर वो कम से कम 1 से 1.5 साल के अंदर पड़ेगा। बिकॉज हमने हेजिंग वगैरह काफी अच्छे से करके रखी है। तो ये इनका ओवरऑल स्ट्रक्चर है कैपिटल मार्केट वाले बिजनेस को लेकर के। देन वापस से वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस पे अगर हम बात करें तो इनका जो एमपीआईएस जो प्रोडक्ट है उसमें 70% प्रोडक्ट जो है वो मैनेज प्रोडक्ट है, जिसमें आपका म्यूचुअल फंड आता है, पीएमएस आता है, एआईएफ आता है। प्लस एआईएफ में कंपनी का जो फोकस है वो कैटेगरी 3 के ऊपर होता है। कैटेगरी 2 पे इसीलिए फोकस नहीं है बिकॉज एक तो उसका रेवेन्यू रिकॉग्निशन थोड़ा सा इंपैक्ट हो गया, प्लस दूसरा उसमें ट्रेल इनकम आता है। ट्रेल इनकम जब तक वो प्रोडक्ट चलेगा तब तक आपका ट्रेल इनकम आएगा, मतलब 7, 8, 10 साल तक आएगा। और वो उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी रियल स्टेट है, प्राइवेट इक्विटी है, तो कुछ खास उससे इनकम आता नहीं है कंपनी को। इसीलिए जो उनका मेन फोकस है वो म्यूचुअल फंड, पीएमएस, इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आज के टाइम पे फोकस है। देन वापस से अगर हम प्राइवेट वेल्थ वाले बिजनेस की बात करें तो कंपनी का कहना है कि इसका जो नया पैसा जो आया है, फ्रेश पैसा जो आया है Q1 में, वो बहुत ज्यादा अच्छा आया है, लगभग 4,500-5 हजार करोड़ के आसपास आया है। उसका मेन रीजन ये है कि 2-3 बड़े बड़े क्लाइंट फैमिलीज इनके ऐड हुए हैं, इनके एक्वायर हुए हैं Q1 के अंदर। अब कंपनी कह रही है कि ऑब्वियसली इस तरीके का ग्रोथ मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स में। तो हमारा टारगेट ये है कि हमारा जो ओपनिंग बुक था प्राइवेट वेल्थ का, जो कि 38,000 करोड़ है, उसका 30 से 35% हम टारगेट कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। लास्ट ईयर ओपनिंग बुक का 40% आया था, लगभग 11,000 करोड़। इस बार ओपनिंग बुक का हम 30 से 35% टारगेट कर रहे हैं, मतलब 13,000 करोड़ के आसपास का ये फ्रेश इनफ्लो टारगेट कर रही है अपने प्राइवेट वेल्थ वाले बिजनेस के अंदर। एंड इसके साथ में अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कैपिटल मार्केट वाले बिजनेस को लेकर के।
तो मैनेजमेंट का बोलना है कि हमारा जो कैपिटल मार्केट का बिजनेस है, इसमें 40% रेवेन्यू आता है हमारे एसेट सर्विस वाले बिजनेस से, जो कस्टोडियन वाला बिजनेस है, लेकिन 60% प्रॉफिट आता है इसी बिजनेस से। तो एसेट सर्विस वाला जो बिजनेस है, जो कस्टोडियन वाला बिजनेस है, वो रेवेन्यू में 40% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन प्रॉफिट में 60% कंट्रीब्यूट करता है। अब मैनेजमेंट ये कह रहा है कि हमारा ये टारगेट है, ये एक्सपेक्टेशन है कि अगले 3-4-5 साल के अंदर जो रेवेन्यू है एसेट सर्विस वाले बिजनेस से, कस्टोडियन वाले बिजनेस से, वो भी बढ़ करके 60% के आसपास आ जाएगा। बिकॉज डेफिनेटली वो थोड़ा सा एक सेक्युलर ग्रोथ है उसके अंदर, और जो बाकी के जो 2 बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, इंस्टीट्यूशन इक्विटी का, वो थोड़ा सा सिक्लिकल है, तो उनका शेयर कम हो जाएगा एंड कस्टोडियन वाले बिजनेस का शेयर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सस्टेनेबिलिटी इस बिजनेस की और ज्यादा बढ़ जाएगी आने वाले टाइम में। सो ये ओवरऑल कॉन कॉल डिस्कशन था नोवामा वेल्थ के ऊपर। जितने भी इनके प्रोडक्ट सेगमेंट है उसमें लगातार काफी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। प्लस अगर आप इनका फ्रेश इनफ्लो देखोगे तो हर एक सेगमेंट में, चाहे वो नोवामा वेल्थ हो, एएमसी का बिजनेस हो या नोवामा प्राइवेट वाला बिजनेस हो, फ्रेश फ्लो काफी अच्छे रेट पे आ रहा है कंपनी का। एंड उसके साथ में ये जो कैपिटल मार्केट का बिजनेस है, इसमें भी काफी सस्टेनेबल ग्रोथ दिख रही है आने वाले टाइम के अंदर। सो नंबर्स काफी अच्छे हैं, आगे का आउटलुक भी काफी अच्छा है। प्लस अगर आप स्टॉक का वो री रेटिंग वाला अपॉर्चुनिटी देखोगे तो अभी भी काफी ल्यूक्रेटिव लगता है, बिकॉज फॉरवर्ड पी स्टॉक का अभी भी 30-35 के बीच में है, जबकि जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो इनके पीयर्स हैं, उनका पी मल्टीपल 70 पे 60 पे ट्रेड कर रहा है। सो वो गैप अभी भी बहुत बड़ा है। प्लस बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी लगातार काफी सॉलिड नंबर्स रिपोर्ट कर रही है। सो री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी अभी भी है, परफॉर्मेंस अच्छा है, आगे का आउटलुक भी काफी अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमको स्टॉक प्राइस पे फोकस नहीं करना है। ये नहीं देखना है कि स्टॉक पिछले 6 महीने में ऑलरेडी 30% 40% बढ़ चुका है, तो यहां से आगे का अपॉर्चुनिटी नहीं है। फोकस आपको बिजनेस के ऊपर रखना है, बिकॉज बिजनेस अगर अच्छा परफॉर्म करता रहा, ग्रोथ अच्छी रही, मार्केट शेयर गेन करता रहा, तो और उसके साथ में ये री रेटिंग वाली अपॉर्चुनिटी रही, तो ऐसा स्टॉक हमेशा आप देखोगे कि नया हाई लगाता जाएगा हर थोड़े दिन के बाद में। तो स्टॉक प्राइस को पे फोकस नहीं करना है, बिजनेस पे फोकस करना है, जो कि इसका काफी अच्छा है, आगे का आउटलुक भी अच्छा है। बाकी देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहती है कंपनी की। एंड ऑफ कोर्स आपके जो भी डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।